स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म का पहला सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसका पेपर कोड होता है हमारा BP101T। यहाँ टी किसके लिए होता है? ये थ्योरी, मतलब जो थ्योरी सब्जेक्ट होगा वहाँ टी लग जाएगा, और अगर जो प्रैक्टिकल होगा तो यहाँ पी लग जाएगा। तो चलते हैं, बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? ये किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी संरचना की स्टडी करना, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। और फिजियोलॉजी का मतलब क्या आता है? फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ दैट स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ दैट स्ट्रक्चर। मतलब जो स्ट्रक्चर हमने एनाटॉमी में पढ़ी उसकी वर्किंग क्या है वो फिजियोलॉजी में आता है। और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अब हम किसकी पढ़ रहे हैं? ह्यूमन की, मतलब ह्यूमन की बॉडी के बारे में और उसकी फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं। अब मतलब ह्यूमन की बॉडी में होता क्या क्या है और काम कैसे करता है। चलिए देखते हैं अब डेफिनेशन। एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एनाटॉम विच मीन्स डाइसेक्शन और कटिंग पार्ट। एनाटॉमी, अगर जो हमें किसी भी चीज़ की स्टडी करनी है, किसी स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, तो उसको हम करेंगे कैसे? मतलब बाहर से या अंदर से? अगर जो अंदर से करनी पड़ेगी तो उसको डाइसेक्ट करना पड़ेगा, उसकी अंदर की हिस्सा देखना पड़ेगा उसका। तो इसलिए उसको डाइसेक्शन करके उसकी एनाटॉमी पढ़ते हैं हम, किसी की भी स्ट्रक्चर को। अब डेफिनेशन में आता है इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की ऐसी ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, जो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर को बताता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, एंड रिलेशनशिप अमंग विद अदर स्ट्रक्चर, और उसका दूसरी जो स्ट्रक्चर है, संरचनाएं हैं, उसके साथ कैसा तालमेल है किसी भी जिंदा बॉडी में और ह्यूमन बॉडी में। एग्जाम्पल इसका है हमारे पास स्टडी ऑफ टिश्यूज़ एंड बोन्स, मतलब बोन्स की स्टडी करना और टिश्यू की स्टडीज़ करना। और इसके टाइप्स भी होते हैं, टिश्यू के भी टाइप्स होते हैं और बोन्स के भी टाइप्स होते हैं अलग अलग। ये सब एनाटॉमी के अंदर आता है। और इसके पार्ट्स देखते हैं अब। तो चलिए देखते हैं कि एनाटॉमी के कितने टाइप्स होते हैं। पहला, मतलब ये टाइप्स नहीं है, क्लासिफिकेशन कह सकते हैं हम इसको। ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एंड रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, सर्जिकल एनाटॉमी, सरफेस एनाटॉमी, क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी तो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा डाइजेशन के चैप्टर में, हिस्टोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन हमारे पास क्या आती है? स्टडी ऑफ लेयर्स एंड सरफेस अंडर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। मतलब उसमें हमने बहुत सारी ऐसी लेयर्स पढ़ी थी ना, सेरोसा, सब म्यूकोसा, ये सब लेयर्स हमने उसमें पढ़ी थी। हिस्टोलॉजी का मतलब ये होता है वो एनाटॉमी जो हमें किसी भी लेयर्स के बारे में बताती है, कि जैसे स्किन हो गई, हमारी स्किन है, स्किन की 3 लेयर है, एपिडर्मिस और डर्मिस और एंडोडर्मिस। तो ये हमें कौन सी एनाटॉमी से पता चलता है? ये स्ट्रक्चर हम किस ब्रांच से देखते हैं एनाटॉमी की? वो होती है हिस्टोलॉजी। ठीक है ना। अब बात करते हैं ग्रॉस एनाटॉमी, स्टडी ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। मतलब किसी भी स्टडी करना किसी भी ऑर्गन की या किसी भी टिश्यू की एक बड़े पैमाने पे, मतलब बिना माइक्रोस्कोप का यूज़ करें, जो हमें ऐसे ही दिख जाता है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या हो गया कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम कर रहे हैं कोई भी स्टडी किसी भी स्ट्रक्चर या टिश्यू की। और रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर बाय एक्सरे, सिटी स्कैन्स, MRIs वगैरह से जो स्टडी करते हैं हम बोन्स की, किसी भी टिश्यू की, किसी भी ऑर्गन की, जैसे उसमें भी तो स्टडी करते हैं ना। ठीक है ना। तो सर्जिकल एनाटॉमी क्या होगा? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एट सर्जिकल लेवल विद अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप अमंग अदर स्ट्रक्चर्स। सर्जिकल एनाटॉमी में क्या होता है? देखो, अगर जो कोई भी हम सर्जरी कर रहे हैं तो हमें केवल ये नहीं है कि जिस पार्ट की हम सर्जरी कर रहे हैं कि उसके बारे में पता होगा, हमें उस पार्ट के अदर, उससे दूसरा पार्ट कौन सा जुड़ रहा है, उससे और दूसरा ऑर्गन भी तो जुड़ रहा होगा ना। मान लिया तो हमने ठीक कर दिया पर इसका कनेक्शन इससे काट दिया, तो हम सबको इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि उस ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ कैसा रिलेशनशिप है। अगर जो वो नहीं होगा, क्या उस पर भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये देखना पड़ता है। और क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी देखते हैं। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? जैसे इंटेस्टाइन है, छोड़ो, आप पहले पाइप देखा है, तो पाइप ऐसा होता है ना, ये जो पार्ट होता है, ये अंदर का होलो पार्ट खाली जो होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। और जो एनाटॉमी क्रॉस सेक्शन की, मतलब जो क्रॉस सेक्शन की एनाटॉमी होती है, उसमें हम क्या देखते हैं? उसमें हम देखते हैं कि इसका साइज़ क्या है, ये इसका ल्यूमन का साइज़ क्या होता है, इसका ल्यूमन कैसा है, सब ये वगैरह उसमें सब देखते हैं। उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, जैसे इंटेस्टाइन की करते हैं हम, ब्लड वेसल्स का साइज़ देखते हैं। ठीक है ना।
तो चलिए अब बात करते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी वर्ड क्या है और ये आया कहाँ से है? फिजियोलॉजी वर्ड जो आया है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है, जो ग्रीक वर्ड में बोलते हैं फाइसिस। फिजिक्स का भी यहीं से आया है, फाइसिस, विच मीन्स नेचुरल प्रोसेस एंड फंक्शनिंग। फिजिक्स में भी तो हम नेचुरल प्रोसेस देखते हैं कि कैसे कोई ट्रैवल कर रहा है, वो भी तो नेचुरल है ना, मूवमेंट ऑफ सन, ये सब नेचुरल प्रोसेस होती है। तो इसी वजह से फिजिक्स भी इसी वर्ड से आया है और फिजियोलॉजी भी यहीं से ड्राइव करा है हमने। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फाइसिस विच मीन्स नेचुरल प्रोसेस, फंक्शंस एक्सेट्रा। ठीक है ना, एंड लोगस, दो सबसे मिलकर बना है फाइसिस। अगर जब हम फिजियोलॉजी को तोड़ दे तो एक तो फाइसिस में टूटेगा और दूसरा लोगस में। फाइसिस का मतलब क्या हो गया? कोई भी फंक्शन या नेचुरल प्रोसेस, और लोगोस का मतलब हो गया स्टडी। तो ओवरऑल इसका मीनिंग निकल के आता है, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग एंड प्रोसेस रिलेटेड टू बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंक्शनिंग के बारे में स्टडी करना। फॉर एग्जांपल लोकोमोशन, कि कोई भी पर्सन है या कोई भी ह्यूमन बॉडी है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, उसको बोलते हैं लोकोमोशन। ग्रोथ, कि उसका मतलब ग्रोथ कह सकते हैं हम, हाइट बढ़ना, बॉडी सरफेस बढ़ना, बॉडी मास बढ़ना, वो सब ग्रोथ में आ जाएगा। और मेटाबॉलिज्म, कि उसके डाइजेशन देख सकते हैं हम, डाइजेशन कैसे हो सकता है। हम जो फूड खाते हैं वो मैक्रो होता है, बड़ा होता है साइज में, और वो अंदर जाके डाइजेस्ट होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, फिर एब्जॉर्ब होगा। तो ये सब फिजियोलॉजी में आता है, फंक्शनिंग, कि हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग हमारी बॉडी के अंदर कैसी चल रही है, वो सब आता है फिजियोलॉजी में। ठीक है ना। तो चलो अब देखते हैं कि फिजियोलॉजी का स्कोप क्या है और इसको क्लासीफाई कैसे कैसे कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस की स्टडी करना। रेस्पिरेशन हमारा क्या होता है? ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना। ठीक है ना। कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में कैसे कैसे स्टडी, मतलब कैसे कैसे सर्कुलेट होता है, वो स्टडी करते हैं। वो भी तो फंक्शनिंग है ना हमारे किसकी? ब्लड वेसल्स प्लस हार्ट। हार्ट हमारे एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए। और सर्कुलेट किस थ्रू, मतलब सर्कुलेट किसकी वजह से, सर्कुलेट किस में करता है? ब्लड वेसल के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट करता है। न्यूरोफिजियोलॉजी में स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ नर्वस सिस्टम। पैथोफिजियोलॉजी स्टडी ऑफ एबनॉर्मल प्रोसेस अकर्स ड्यू टू पैथोजन अटैक। पैथोफिजियोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आ गया, तो पैथोजन आने के बाद हमारी बॉडी में जो चेंजेस आएंगे एबनॉर्मल हो गए वो हमारी बॉडी के लिए, मतलब कुछ बाहर से आया, अगर हमें फीवर हो गया तो वो एबनॉर्मल प्रोसेस आ गई ना, तो इसलिए बोलते हैं स्टडी ऑफ एबनॉर्मल प्रोसेस अकर्स ड्यू टू पैथोजन अटैक। इम्यूनोलॉजी में हम देखते हैं स्टडी एंड फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सेल्स। जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसका फंक्शन देखते हैं, वर्किंग देखते हैं क्या होता है। रीनल फिजियोलॉजी में स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, मतलब हमारे ब्लड का फिल्टर होना, इसमें पढ़ते हैं हम। तो चलिए देखते हैं अब स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का हमारा कहाँ कहाँ काम है और इसका कहाँ कहाँ स्कोप आ सकता है। सबसे पहले देखते हैं हम साइटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। अभी पढ़ा था ना हमने एनाटॉमी का टाइप क्या होता है, साइटो हिस्टोलॉजी। तो मतलब हिस्टोलॉजी है तो हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं हम, जहाँ पे लेयर्स की स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ सेल्स। और दूसरा हो गया एम्ब्रियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। एम्ब्रियोलॉजी में क्या आता है? हमारा जो फीटस, मतलब जो एम्ब्रियो से फीटस बनना। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन द फीमेल इन द वोम कह सकते हैं। ये कह सकते हैं हमारे स्टडी ऑफ बेसिक लाइफ प्रोसेस, स्टडी ऑफ डिसीज एंड इलनेस, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन, ये भी हो गया। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉडी टिश्यू ऑर्गन एंड देयर फंक्शनिंग भी कह सकते हैं हम इसको, नॉर्मल हेल्थ में काम आएगा। डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स ऑफ सर्जरी। अगर जो हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पता होगी हमें हमारी बॉडी की, तो हम उसके हिसाब से जो टेक्निक्स हैं नहीं डेवलप कर सकते हैं सर्जरी के दौरान। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं कि वो कितनी कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि। और मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। अगर जो हमें अपनी बॉडी के बारे में पता होगा कि वो कैसे फंक्शनिंग करती है, तो हम किसी भी डिसीज़ को मैनेज कर सकते हैं अपनी बॉडी में, ट्रीट कर सकते हैं उसको। ठीक है ना। ये स्कोप थे इसके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना। ये स्कोप होते हैं इसके। अब थोड़ा सा इस नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। थोड़ा सा इसका इंट्रो ले लेते हैं। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है वो कैसे डेवलप हुआ है, कहाँ से डेवलप हुआ है, और उसका क्या लेवल, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। मतलब पहले क्या था? पहले ह्यूमन नहीं थे, पहले एटम्स थे। एटम्स ने मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाए, मॉलिक्यूल्स ने मिलकर क्या बनाया? ऑर्गेनेल्स।
और बहुत सारे और अलग अलग ऑर्गेनेलिज ने मिलकर बनाया एक सेल, और बहुत सारे एक जैसे सेल ने मिलकर एक टिश्यू बनाया, और बहुत सारे कंबाइन हो गए एक जैसे ही टिश्यू ने मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करा। फिर एक ऑर्गन से फिर हमारा अलग अलग जो ऑर्गन है वो ऑर्गन सिस्टम बना दिया उन्होंने। फिर एक ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बॉडी का निर्माण करता है, ठीक है ना। और हमारी बॉडी के कितने सिस्टम होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, ये सभी सिस्टम्स होते हैं हमारे। अब देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर 11 सिस्टम्स होते हैं। एक तो हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारा ब्रीथिंग में और इनहेल ऑफ O2 एंड एक्सेल ऑफ O2 एक्सेल ऑफ CO2 में काम करेगा, मतलब हमें सांस लेने में हेल्प करता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा खाना पचाता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारे ब्लड को फिल्टर करने में काम करता है। एंडोक्राइन सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसको रेगुलेट करता है, और अलग अलग जगह पर जो हार्मोन्स की नीड होती है वहाँ पर पहुँचाता है और एक्शन प्रोड्यूस करता है। नर्वस सिस्टम क्या हो गया, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके जो और न्यूरॉन्स, जो हमारी नर्व सिस्टम होता है ये माइंड मेमोरी में काम आता है, हमारा किसी भी सिग्नल को प्रोवाइड कराने में काम आता है। अगर जो हमारा मन कर रहा है कि हमें चलना है, तो वो नर्वस सिस्टम पहले उसका एक्शन प्रोड्यूस करेगा। हमारे पहले तो माइंड में आया ये थॉट कि हमें चलना है, फिर नर्वस सिस्टम सिग्नल देगा हमारी मसल्स को और बोन्स को कि वो लोकोमोशन करे। इंटेगुमेंट्री सिस्टम होता है जो हमारी स्किन होती है ना ये उसकी स्टडी करना, इसमें हम स्किन की स्टडी करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में क्या होता है कि हम देखते हैं कि मेल और फीमेल ऑर्गन, और इसी में आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑफ स्प्रिंग्स, ये सब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करते हैं हम। स्केलेटल सिस्टम में आता है हमारी स्टडी ऑफ बोन्स, मतलब हमारी बॉडी में कितनी बोन्स है और कैसी कैसी बोन्स है और वो वर्क कैसे करती है ये भी देखते हैं हम इसमें, और उसका क्या क्या फंक्शन है। और मस्कुलर सिस्टम में आता है हमारी स्टडी ऑफ मसल्स। तो मिलते हैं गाइस अगले लेक्चर्स में।